खून के रिश्ते और फर्ज की दीवार। हॉस्पिटल के सफेद गलियारे में अनिका बदहवास सी भाग रही थी। कार्तिक ठीक उसके पीछे था, चेहरा सख्त, लेकिन नजरें अनिका के गिरते संभलते कदमों पर टिकी हुई। जैसे ही वे आईसीयू के पास पहुंचे, अनिका की चाची उसे देखते ही चिल्ला उठी, अब आइए तू, देख ले अपनी मनहूसियत का नतीजा। तीखी सांस। तेरे इस अमीर पति ने हमारे घर को शमशान बना दिया। तेरे पिता ने सिर्फ थोड़ा सा कर्ज लिया था शेर खान से, और तेरे पति ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अनिका सन्न रह गई। उसने भरी आंखों से धीरे धीरे कार्तिक की ओर देखा। क्या क्या ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपने पुलिस को मेरे पिता के खिलाफ सबूत दिए? कार्तिक की नजरें नहीं हटी। अनिका। उसकी आवाज ठंडी थी पर साफ। वो शेर खान के साथ मिलकर ड्रग्स की सप्लाई में शामिल थे। रुककर, उन्होंने मेरी कंपनी का डेटा लीक किया। अगर मैं सबूत नहीं देता तो वो कल फिर किसी और की जान से खेलते। पर वो मेरे पिता हैं, अनिका चीख पड़ी। क्या आपकी नफरत इतनी बड़ी है कि आप ये भूल गए कि मैं उनकी बेटी हूँ? कार्तिक की आवाज और भी सख्त हो गई। मैं माफिया किंग हूँ अनिका, मैं गद्दारी नहीं भूलता। लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने पुलिस को रुकने के लिए कहा था। उन्होंने खुद जहर खाया, अपनी इज्जत खोने के डर से, मेरी वजह से नहीं। एक कठिन चुनाव। आईसीयू का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर रायचांद की हालत नाजुक है। उन्हें तुरंत एक रेयर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की ज़रूरत है। अगले 1 घंटे में खून नहीं मिला तो हम उन्हें खो देंगे। अनिका का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था। वो टूट सी गई, धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। जिस परिवार ने उसे हमेशा पनौती कहा, आज वही मौत के दरवाजे पर था, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कार्तिक एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसे वो रात याद आ गई जब वो सड़क पर पड़ा था और अनिका ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर क्लिनिक पहुंचाया था। कार्तिक ने अपना कोट उतारा, शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। वो चुपचाप डॉक्टर के पास गया। मेरा खून उनसे मैच करता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। जितना चाहिए ले लीजिए। विक्रम घबरा गया। पर बॉस, आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। पिछले हफ्ते की चोट अभी भी ताज़ा है। इतना खून देना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कार्तिक ने बिना देखे कहा। चुप रहो विक्रम। उसने नर्स की ओर हाथ बढ़ाया। आज केएस अपनी पत्नी के आंसुओं का कर्ज चुकाएगा। नफरत की हार। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत अब स्थिर है। कार्तिक लैब से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। अनिका उसके पास आई। अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा एहसास। उसने बिना कुछ कहे कार्तिक को गले लगा लिया। क्यों किया आपने ये सब? उसने उसके सीने पर सिर रखकर पूछा। आप तो उनसे नफरत करते थे। कार्तिक ने कमजोरी के बावजूद उसे कसकर थाम लिया। क्योंकि मैं तुम्हें फिर से अनाथ नहीं देख सकता था। धीमा विराम। और शायद मैं उस पनौती को खुश देखना चाहता था जिसने मुझे जिंदगी की दूसरी भीख दी थी। एक नया तूफान। तभी कार्तिक के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। वीडियो प्ले होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर उसके मैंशन के सुरक्षा गार्ड जमीन पर मृत पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा था, केएस, तुमने शेर खान को पुलिस को सौंपा। अब हम तुम्हारी दुनिया जला देंगे। तुम्हारी पत्नी का अंत करीब है। कार्तिक की मुट्ठी भींच गई। उसे समझ आ गया कि शेर खान का बेटा आर्यन अब खेल में उतर चुका है, और वो अपने पिता से भी ज्यादा सनकी है। जुदाई का जहर। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। फोन पर चल रहा वो वीडियो चीख चीख कर कह रहा था कि अनिका की जान अब सिर्फ एक धागे से लटकी है। शेर खान का बेटा आर्यन, एक ऐसा दरिंदा जो किसी नियम को नहीं मानता था। कार्तिक ने अनिका की ओर देखा। वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और उसी सीने में सुकून ढूंढ रही थी। उसी पल कार्तिक को एहसास हुआ, जब तक अनिका उसके करीब है वो मौत के साए में ही रहेगी। कठोर आवाज में, विक्रम, गाड़ी निकालो, अभी, इसी वक्त। अनिका को रायचंद हवेली छोड़कर आओ। अनिका झटके से पीछे हटी। क्या? पर क्यों? अभी तो सब ठीक हुआ था। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। तुमने वीडियो देख लिया है ना? मेरे साथ रहने का मतलब है गोलियां, खून और अस्पताल। कड़वाहट दबाते हुए, मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी सुरक्षा करते करते। तुम वाकई मेरे लिए एक पनौती ही साबित हुई हो। दिल के 2 टुकड़े। अनिका को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे पिता को खून दिया। ये नफरत नहीं है कार्तिक, ये नफरत नहीं हो सकती। कार्तिक चिल्ला पड़ा, हालांकि अंदर से उसका दम घुट रहा था। वो सिर्फ एक एहसान था।
उस रात का जो तुमने मुझ पर किया था। एक पल की खामोशी। अब हिसाब बराबर हो चुका है। मुझे अपनी माफिया की दुनिया में वापस जाना है और वहां तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियों की कोई जगह नहीं होती। सख्ती से जाओ यहां से। अनिका ने कांपते हाथों से कार्तिक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं जा रही हूं कार्तिक शौर्य, पर याद रखना, जिस दिन आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन आपके पास सिर्फ आपका ये काला साम्राज्य होगा, मैं नहीं। वो रोते हुए वहां से भाग गई। विक्रम उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। कार्तिक दीवार के सहारे फिसलकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका। टूटी हुई फुसफुसाहट। मुझे माफ कर देना अनिका, तुम्हें मुझसे नफरत करनी ही होगी ताकि तुम जिंदा रह सको। केएस का तांडव। जैसे ही अनिका की गाड़ी नजरों से ओझल हुई, कार्तिक का चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखों में इंसान नहीं, केएस जाग चुका था। उसने फोन निकाला और पूरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। खूंखार आवाज में, अगले 1 घंटे में मुझे आर्यन का ठिकाना चाहिए। आज शहर की सड़कों पर खून नहीं, दहशत बहेगी। गुस्से से दहाड़, अगर उसने मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। कार्तिक ने मैंशन नहीं, एक गुप्त सेफ हाउस को अपना हेडक्वार्टर बनाया। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स सील कर दिए गए। एक भयानक साजिश। इधर अनिका अपने पुराने घर पहुंची। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वो अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कार्तिक ने उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। तभी ठक ठक खिड़की पर दस्तक हुई। डरते हुए अनिका ने खिड़की खोली। वहां कार्तिक का वफादार दोस्त विक्रम खड़ा था। वो घायल था, उसके कंधे से खून बह रहा था। हांफते हुए, भाभी आपको यहां से भागना होगा। विक्रम, तुम इस हाल में, और कार्तिक कहाँ है? बॉस ने आपसे झूठ बोला, वो आपको बचा रहे हैं। तेज सांसों के बीच, आर्यन आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको अगवा करना चाहता है ताकि केएस को सरेंडर करने पर मजबूर कर सके। धीमी लेकिन डरावनी आवाज में। और घर के बाहर जो पुलिस खड़ी है वो असली पुलिस नहीं है, आर्यन के आदमी है। तभी धड़ाम, नीचे से दरवाजा टूटने की आवाज आई। आर्यन के आदमी घर के अंदर घुस चुके थे। मौत का खेल और आखिरी दांव। हवेली के नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। विक्रम ने झट से अपनी गन निकाली और अनिका को अपने पीछे कर लिया। भाभी, पीछे वाले रास्ते से निकल जाइए, मैं इन्हें रोकता हूं। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं विक्रम, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा धमाके के साथ खुला। सामने आर्यन खड़ा था, हाथ में ऑटोमेटिक राइफल और चेहरे पर वहशी मुस्कान। वाह, क्या वफादारी है, पर बदकिस्मती से आंखों में नफरत। आज वफादार और गद्दार दोनों मारे जाएंगे। धाएं, गोली चली सीधे विक्रम के पैर में। आह! विक्रम कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने दोबारा ट्रिगर दबाने के लिए गन उठाई। उसी पल अनिका उसके सामने आ गई, चीखती हुई, रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बस इन्हें छोड़ दो। आर्यन की आंखों में एक सन की चमक दौड़ गई। धीमी जहरीली आवाज, मुझे तुम चाहिए अनिका, ताकि मैं तुम्हारे केएस को घुटनों पर देख सकूं। केएस का आगमन। आर्यन अनिका को घसीटता हुआ हवेली के लॉन में ले आया। चारों तरफ दर्जनों हथियार बंद आदमी। उसने अनिका के सिर पर गन रखी और वीडियो कॉल लगाया। स्क्रीन पर कार्तिक का चेहरा उभरा। उसका चेहरा खून से सना था, जैसे वो अभी अभी किसी खूनी जंग से लौटा हो। गहरी खौफनाक आवाज, उसे छोड़ दो आर्यन। इतनी डरावनी आवाज थी कि आर्यन के आदमी भी कांप गए। आर्यन हंसा, ओह, तो किंग का दिल पिघल गया, धमकी देते हुए। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो बिना किसी हथियार के अकेले यहां आओ, गन कसते हुए, वरना इस हसीन चेहरे में एक छेद करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कार्तिक का चेहरा शांत था। मैं आ रहा हूं। कॉल कट गई। जंग का मैदान। 10 मिनट बाद धड़ाम, कार्तिक की ब्लैक एसयूवी हवेली का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसी। कार्तिक बाहर निकला। ना कोई गन, ना कोई हथियार, हाथ खाली। अनिका चीख पड़ी, कार्तिक मत आइए, ये आपको मार देंगे। आर्यन के आदमी कार्तिक को चारों तरफ से घेर चुके थे। आर्यन ने अनिका को एक आदमी के हवाले किया और खुद आगे बढ़ा, गर्व से। आज केएस का अंत मेरे हाथों होगा। आर्यन ने गन तानी। कार्तिक के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। आर्यन, तुमने एक गलती कर दी। आंखों में आग। तुमने सोचा मैं यहां अकेला आया हूं। अचानक हवेली की छतों पर रेड डॉट्स चमकने लगे। लेजर लाइट्स।
धारें धाएं धाएं। 1 सेकंड के भीतर आर्यन के 4 आदमी ढेर हो गए। अंतिम टकराव। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कार्तिक चीते की फुर्ती से आर्यन पर झपटा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कार्तिक ने आर्यन का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। गुस्से से दहाड़, तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? एक के बाद एक मुक्के बरसने लगे। आर्यन लहूलुहान हो चुका था। तभी आर्यन ने जेब से एक छोटा चाकू निकाला, छपाक कार्तिक के पेट में घोंप दिया। ओह! कार्तिक कराहा, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। कार्तिक! अनिका चीख पड़ी और खुद को छुड़ाकर उनकी ओर दौड़ी। कार्तिक ने पूरी ताकत लगाई और आर्यन का सिर जमीन पर दे मारा। आर्यन बेहोश हो गया, लेकिन कार्तिक खुद घुटनों के बल गिर पड़ा। प्यार का इकरार। अनिका ने कार्तिक का सिर अपनी गोद में रख लिया, रोती हुई। आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहा था कि मैं सिर्फ आपके लिए एक जिम्मेदारी हूं। कार्तिक ने कांपते हाथों से अनिका का चेहरा छुआ। हाथ खून से सने थे, पर आंखों में पहली बार बेइंतहा प्यार साफ था। धीमी टूटी आवाज। मैंने झूठ कहा था। तुम मेरी पनहूती नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। और उस रात तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, तुमने इस पत्थर के दिल में जान फूंक दी थी। फुसफुसाकर, आई लव यू अनिका। अनिका ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आपको कुछ नहीं होगा, मैं फिर से आपकी जान बचाऊंगी। दूर से एम्बुलेंस और पुलिस सायरन नजदीक आते जा रहे थे। आज केएस का खौफ खत्म हो गया था और एक नए कार्तिक का जन्म हो रहा था। नई शुरुआत या पुराना साया। अस्पताल की खिड़की से ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी कमरे के भीतर फैल रही थी। कार्तिक के पेट पर गहरी पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी वो बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। अनिका उसे सहारा देकर धीरे से बिठा रही थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है मिस्टर जिद्दी। कार्तिक मुस्कुराया। उसने अनिका का हाथ थाम लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। जब मेरी रक्षक पास हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। पर अनिका, मैंने एक फैसला किया है। अनिका ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैं केएस के इस काले साम्राज्य को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी सारी गैरकानूनी प्रॉपर्टीज़ और सारे काम सरकार को सौंप दूंगा। अब मुझे सिर्फ कार्तिक शौर्य बनकर तुम्हारे साथ जीना है। अनिका की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यही तो मैं चाहती थी। एक अनसुना राज। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिका के पिता रायचंद जी कमरे में दाखिल हुए। अब वो काफ़ी हद तक ठीक थे, लेकिन चेहरे पर शर्मिंदगी और डर साथ साथ झलक रहे थे। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैंने ड्रग्स और गद्दारी इसलिए की क्योंकि शेर खान के पास मेरा एक ऐसा राज था जो मेरी जान ले सकता था। कार्तिक की भौहें तन गईं। कैसा राज? रायचंद जी ने अनिका की ओर देखा, फिर नज़रें झुका लीं। टूटी हुई आवाज़ में, अनिका, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अनिका के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। छन्ननन। आप क्या कह रहे हैं पापा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। गहरी सांस। 20 साल पहले मुझे एक लावारिस बच्ची मिली थी। उसके गले में एक टूटा हुआ लॉकेट था। धीरे धीरे शेर खान को पता चल गया था कि तुम असल में ठाकुर खानदान की इकलौती वारिस हो, जिस पूरे परिवार को सालों पहले एक प्रॉपर्टी विवाद में मार दिया गया था। अनिका सन्न रह गई। शेर खान तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हें पालने और चुप रहने के लिए मजबूर किया। दुश्मन का नया चेहरा। कार्तिक ने अनिका का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब उसे सब समझ आ रहा था, क्यों अनिका को उसके घर में पनौती कहा जाता था। गुस्से में, तो इसका मतलब अनिका की जान को अब भी खतरा है? रायचंद जी ने सिर हिलाया। हाँ, शेर खान तो जेल चला गया, पर ठाकुर खानदान का वो पुराना दुश्मन जो तुम्हारे असली माता पिता का कातिल है, वो अभी जिंदा है और उसे पता चल गया है कि अनिका अब केएस की पत्नी है। अंधेरे की वापसी। उसी पल कार्तिक के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। हेलो कार्तिक शौर्य, सुना है तुमने अपनी गन छोड़ दी है। हल्की हंसी। बहुत गलत वक्त चुना तुमने। कार्तिक की पकड़ और सख्त हो गई। तुम्हारी पत्नी जिस विरासत पर बैठी है उसका असली हकदार मैं हूँ। ठंडी धमकी। और अब जब तुम केएस नहीं रहे तो उसे मुझसे कौन बचाएगा? कार्तिक ने दांत भींच लिए। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर उसे आंच भी नहीं आने दूंगा। फ़ोन पर हंसी गूंजी। देखते हैं, तुम्हारी हवेली के बाहर एक तोहफा भेजा है, देख लो। कॉल कट गई। कार्तिक ने तुरंत कहा, विक्रम, सीसीटीवी चेक करो। स्क्रीन ऑन हुई। हवेली के गेट पर एक सफ़ेद कफन पड़ा था।
उस पर खून से लिखा था, अनिका ठाकुर, अतीत का साया और आखिरी जंग की शुरुआत। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे वो अपना परिवार समझती थी वो एक झूठ था, और जिसे वो अपनी बदकिस्मती मानती थी वो असल में एक बड़ी साजिश थी। मैं अनिका ठाकुर हूँ। उसने अपने गले के लॉकेट को छुआ। कार्तिक, क्या इसी लॉकेट की वजह से मेरे माँ बाप को मार दिया गया? कार्तिक ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अतीत क्या है अनिका, पर मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य मेरे साथ है, और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पहले केएस की लाश से गुजरना होगा। पुराना दुश्मन बलराज ठाकुर। कार्तिक ने तुरंत विक्रम को उस अनजान नंबर को ट्रैक करने को कहा। विक्रम, पता लगाओ ये बूढ़ा शेर कौन है। कुछ ही घंटों में विक्रम ने जानकारी निकाल ली। बॉस, ये बलराज ठाकुर है, अनिका के पिता का सगा भाई। उसने जायदाद के लिए अपने ही भाई भाभी का कत्ल करवाया था। उसे लगा था कि उस रात छोटी अनिका भी मर गई, पर जब आपकी शादी की खबरें अखबारों में आईं तो उसने लॉकेट पहचान लिया। कार्तिक ने अपनी चोट की परवाह किए बिना अलमारी से अपनी गन निकाली। कार्तिक, नहीं! अनिका ने उसका हाथ रोका। आपने वादा किया था कि आप ये सब छोड़ देंगे। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? कार्तिक की आंखों में वही पुराना केएस वाला खौफ लौट आया। अनिका, बलराज जैसे लोग कानून की भाषा नहीं समझते। वो तुम्हें मारने आ रहा है, और मैं उसे जेल भेजकर रिस्क नहीं ले सकता। उसे मिटाना ही होगा। हवेली पर घेराबंदी। रात के 2 बज रहे थे। शौर्य मैंशन के चारों ओर सन्नाटा था, पर यह तूफान से पहले की शांति थी। अचानक बिजली कट गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आईं। बलराज ठाकुर अपने 100 से ज्यादा भाड़े के गुंडों के साथ हवेली को घेर चुका था। लाउड स्पीकर पर उसकी बुलंद आवाज़ गूंजी। कार्तिक, शौर्य, बाहर आओ। लड़की को मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। मुझे सिर्फ वो जायदाद के कागज चाहिए जो इस लड़की के नाम पर है। केएस का चक्रव्यूह। कार्तिक ने अनिका को एक सेफ रूम में बंद कर दिया। अंदर रहो, और जब तक मैं ना आऊं दरवाज़ा मत खोलना। कार्तिक, अनिका की आवाज़ कांप गई। अपना ख्याल रखिएगा। कार्तिक ने जैकेट पहनी और मैंशन के मुख्य हॉल में आकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई और बड़े आराम से सोफे पर बैठ गया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा और बलराज के आदमी अंदर घुसे, क्लिक! कार्तिक ने रिमोट का बटन दबाया। पूरे हॉल में लेज़र लाइट्स जल उठीं। छत से ऑटोमेटिक गन्स बाहर निकल आईं। कार्तिक ने धुआं छोड़ा। स्वागत है। तुमने सोचा था कि केएस ने हथियार छोड़ दिए हैं। मैंने सिर्फ गन छोड़ी थी, अपना दिमाग और अपना खौफ नहीं। अगले ही पल हॉल जंग का मैदान बन चुका था। अंधेरे में छुपे कार्तिक के वफादार आदमी भूखे भेड़ियों की तरह बलराज के गुंडों पर टूट पड़े। आमना सामना। लड़ाई के बीच बलराज चुपके से बंकर की तरफ बढ़ा। उसे पता था अनिका कहाँ छुपी है। उसने दरवाजे पर बम लगाया। धमाका। धुआं हटा तो बंकर खाली था। सिर्फ एक रिकॉर्डर पड़ा था जिससे अनिका की आवाज़ गूंजी। तुमने गलत जगह ढूंढ ली चाचा जी, क्योंकि पीछे से कार्तिक की भारी आवाज़ आई। वो यहाँ है। उसके हाथ में तलवार थी। ठाकुर खानदान की वही खानदानी तलवार जिसे पाने का सपना बलराज हमेशा देखता आया था। विरासत का लहू और अंतिम न्याय। बंकर के उस बंद कमरे में हवा जम सी गई थी। बलराज ठाकुर, जो अब तक खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, कार्तिक को देखते ही बुरी तरह बौखला गया। कहाँ है वो लड़की? कहाँ छुपाया है उसे? बलराज ने अपनी रिवॉल्वर कार्तिक पर तान दी। कार्तिक ने हाथ में पकड़ी ठाकुर खानदान की पुरानी तलवार को धीरे से घुमाया। उसकी धार पर कमरे की हल्की रोशनी चमक उठी। अनिका उस जगह है जहां तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। और तुम, कार्तिक की आवाज़ ठंडी हो गई, तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हटो मेरे रास्ते से। धाएं। गोली चली। कार्तिक बिजली की फुर्ती से झुका, एक डाइव लगाई और मेज के पीछे जा छुपा। गोली दीवार में जा धसी। इससे पहले कि बलराज दूसरी गोली चला पाता, कार्तिक ने पूरी ताकत से तलवार उसकी ओर फेंकी। छन! तलवार बलराज के हाथ पर जा लगी। रिवॉल्वर फिसलकर दूर जा गिरी। तलवारों की जंग। बलराज ने दीवार पर सजी दूसरी पुरानी तलवार उठा ली। मैं इस खानदान का बड़ा बेटा हूं। उसकी आवाज़ में जहर था। ये सब मेरा है। मेरे भाई ने मुझे हिस्सा देने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। और आज उसकी आंखें जल उठीं। उस पाप की आखिरी निशानी अनिका को भी मिटा दूंगा।
अगले ही पल छन छन क्लिंग क्लैंग दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। पूरे कहखाने में लोहे की खौफनाक गूंज फैल गई। कार्तिक जख्मी था, पर उसकी ताकत उसका प्यार था। तुम सिर्फ एक कातिल हो बलराज, कार्तिक ने गरजते हुए जोरदार वार किया। अनिका ने अपनी पूरी जिंदगी पनौती बनकर गुजारी, क्योंकि तुमने उसका हक छीना था। आज उसकी आवाज कांप गई। उसका हर आंसू तुम्हारी सजा बनेगा। कार्तिक ने बलराज के पैरों पर वार किया। बलराज लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। तलवार अब उसकी गर्दन पर थी। अनिका का फैसला। मार दो इसे कार्तिक, पीछे से आवाज आई। कार्तिक पलटा। अनिका वहां खड़ी थी। वो बंकर में नहीं थी, वो पास के एक गुप्त दरवाजे से सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आज डर नहीं था, बल्कि वो आग थी जो एक ठाकुर की बेटी में होनी चाहिए। इसने मेरे माँ बाप को मारा। अनिका आगे बढ़ी। इसने मुझे अनाथ बनाया। इसे मौत मिलनी चाहिए। कार्तिक ने तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी। फैसला तुम्हारा है अनिका। उसकी आवाज नरम थी। तुम इसे कानून को सौंपना चाहती हो या अपने माता पिता के खून का बदला खुद लेना चाहती हो? अनिका ने कांपते हाथों से तलवार पकड़ी। बलराज गिड़गिड़ाने लगा। बेटा, मैं तुम्हारा सगा खून हूं, मुझे माफ कर दो। अनिका ने तलवार उसकी गर्दन के पास रोकी। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर छन। उसने तलवार नीचे फेंक दी। आपको मारना, आपको मुक्ति देना होगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप अपनी बाकी जिंदगी जेल की उस काल कोठरी में बिताएंगे, जहां हर दिन आपको मेरे माँ बाप के चेहरे याद आएंगे। केएस का खौफ आपको मरने नहीं देगा और मेरा सच आपको जीने नहीं देगा। सब कुछ शांत है। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। विक्रम ने बलराज और उसके बचे हुए गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर खानदान की सारी जायदाद और कागजात अब अनिका के नाम हो चुके थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर अंदर आई। कार्तिक और अनिका हवेली की छत पर खड़े थे। क्या अब ये सब खत्म हो गया? अनिका ने कार्तिक के कंधे पर सिर रखकर पूछा। हाँ। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आज से ना कोई केएस है और ना ही कोई पनौती। आज से सिर्फ कार्तिक और उसकी अनिका है। 1 साल बाद एपिलॉग। शौर्य मैंशन अब फूलों से सजा था। कोई माफिया मीटिंग नहीं, बल्कि एक नन्ही किलकारी हवेली में गूंज रही थी। कार्तिक अपनी गोद में अपनी छोटी बेटी को लिए खड़ा था। उसके गले में वही चांदी का लॉकेट था, पर अब वो जुड़ा हुआ, उस चमकता हुआ था। अनिका पीछे से आई और दोनों को गले लगा लिया। क्या सोच रहे हैं मिस्टर कार्तिक? कार्तिक मुस्कुराया। यही कि जिस लड़की को मैं अपनी बर्बादी का जरिया समझकर लाया था, वही मेरी पूरी दुनिया बन गई।